हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। जीवन संध्या के चपरासी ने करुणा के हाथ में एक लिफाफा देते हुए कहा, माँ जी, बाहर लॉन में एक विदेशी महिला एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी है। यह लिफाफा उसी ने दिया है। करुणा ने देखा, लिफाफे पर अंग्रेजी में किसी का नाम लिखा था। नीचे पत्र भेजने वाले का नाम पढ़कर वह चौंक पड़ी। सुमित उसका छोटा बेटा था, जो वर्षों पहले घर छोड़कर कहीं चला गया था। बहुत खोजबीन करने पर पता चला था कि वह बैंकॉक के किसी होटल में काम कर रहा था। इससे अधिक उसके विषय में किसी को कुछ नहीं पता चल सका था, क्योंकि सुमित ने कभी कोई संबंध ही नहीं रखना चाहा था। करुणा ने जल्दी से लिफाफा खोला। उसमें कई पन्नों का एक मोटा पत्र था। लिखा था, माँ, पत्र ले जाने वाली स्त्री लुइस तुम्हारी बहू है और उसके साथ है मेरा बेटा। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिल सका है। उन दोनों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। करुणा आतुरता से बाहर की ओर भागी। देखा, वहाँ एक सुंदर गोरी छोटी छोटी आंखों वाली विदेशी वेशभूषा में एक लड़की 3-4 वर्ष के बच्चे की उंगली पकड़े लॉन में खड़ी थी। करुणा को अपनी ओर बढ़ते देखकर वह स्त्री भी आगे बढ़ी और बड़ी स्पष्ट हिंदी में उसने पूछा, आप सुमित की मम्मी है ना? स्वीकृति में करुणा के सिर हिलाते ही उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और करुणा के पैर छुए। अरे क्या करती हो? कहते हुए करुणा ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर गले से लगा लिया। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तुम हिंदी बोल लेती हो? सुमित कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? और यह नन्हा बच्चा मेरे सुमित का बेटा है ना? इतने सारे प्रश्नों के उत्तर में उस स्त्री ने करुणा के हाथों में अधखुले पत्र की ओर इशारा करते हुए हिंदी में ही कहा, इस लेटर में सब लिखा है। करुणा उन दोनों को गेस्ट हाउस के बरामदे में ले आई, जहां इन दोनों का सामान पहले से ही रखा हुआ था। तुम भूखी होगी, कुछ खा लो और बच्चे को भी कुछ खिला दो। कहते हुए करुणा ने गेस्ट हाउस के चौकीदार कालका को अंदर से कुछ नाश्ता लाने का निर्देश दिया, लेकिन लुइस ने उसे मना कर दिया और बताया कि वे हवाई अड्डे पर नाश्ता कर चुके हैं। करुणा के मन में हजारों प्रश्न उभर रहे थे। वह बेटा जो वर्षों पहले बिना कुछ बताए घर छोड़कर गया था और जिसने अपने विषय में कभी कोई सूचना नहीं दी थी, वही आज पत्नी और बच्चे को इतने विश्वास के साथ उसके पास भेज देगा। ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं था। सब कुछ जानने के लिए वह जल्दी जल्दी पत्र पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ तुम्हारी पापा से कभी नहीं बनी। तुम्हें क्लब और पार्टियों में जाने की लत थी और पापा को क्लब व मदिरापान का शौक था। इसके बीच मेरा और भैया का बचपन अनाथ होकर रह गया था। न तुम्हारे पास हमारी ओर देखने का समय था और न पापा के पास। घर में बाबा दादी के होते हुए भी हमें उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वे असंस्कृत, अशिक्षित और अज्ञानी थे। तुम्हारी तरह वे बात बात पर ना तो अंग्रेजी बोलते थे, ना ही वे आधुनिकता के रंग में ढले थे। तुम बहुत चौकन्नी थी कि हम दोनों उनके पास न जा सके। ऐसे में घर का नौकर ही हमारा सेवक, रक्षक और पालनहार था। जीवन के आरंभिक वर्षों में हमारे अंदर जिन श्रेष्ठ संस्कारों और संवेदनाओं का बीज तुम्हारे द्वारा बोया जाना था, तुम उससे अनजान और हम इससे वंचित हो रहे थे। मास्टर गिरधारी लाल का परिवार जो हमारे घर के बगल में ही था, उसमें हमारे लिए कुछ ऐसा आकर्षण और अपनापन था कि हम हर शाम तुम्हारे और पापा के क्लब चले जाने के बाद खेल के बहाने वहां भाग जाया करते थे। मास्टर जी का बेटा शौर्य, जो हमारा मित्र और सहपाठी भी था, उसे उसकी दादी गोद में बैठाकर तरह तरह के चुटकुले, कहानी और कविताएं सुनाती थीं, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। उनके सारे परिवार का एक साथ बैठकर नाश्ता करना और खाना खाना भी हमें बहुत सुखद लगता। यद्यपि उनके पास ना तो हमारी तरह डाइनिंग टेबल थी, ना ही शीशे के चमचमाते बर्तन, 3 थालियों और मात्र 8 कटोरियों में 8 व्यक्तियों का पूरा परिवार मिल बांटकर खाना खा लेता था। शौर्य की माँ हर समय किचन में कुछ न कुछ बनाती रहती थी और दादी बच्चों की देखभाल में लगी रहती थी। जाड़ों में उनके घर में कोयले की अंगीठी को घेर कर शौर्य के सारे भाई बहन एक साथ आग तापते और दादी अंगीठी में कभी शकरकंद तो कभी भुट्टो को भूनकर के टुकड़े करके हम सबको देती थी, जो हमें बहुत अच्छा लगता था। शौर्य के घर से लौटकर हमें अपना सजा सजाया घर काटने को दौड़ता। परिवार का अर्थ हम अनजाने में ही शायद समझने लगे थे। तुम्हारे सामीप्य को तरसते हुए हम दोनों भाई कहीं कुछ खो रहे थे। मैं अत्यधिक चिड़चिड़ा, क्रोधी और असहिष्णु होता जा रहा था। भैया मेरी अपेक्षा अधिक सहनशील और विनम्र थे। बचपन से लेकर घर छोड़ने की उम्र तक उन्होंने मुझे जो स्नेह और अपनापन दिया, घर के नाम पर वही मेरे पास एकमात्र पूंजी थी, जिसकी स्मृति मैं आज भी सहेजे हुए हूँ, जिसे तुम और पापा मुझे कभी नहीं दे सके। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, तुमसे दूर और दूर होते जा रहे थे, क्योंकि तुम्हारी व्यस्तता क्लब, पार्टियों और मीटिंगों में बढ़ती जा रही थी। तुम्हारे और पापा के बीच बढ़ती हुई दूरियों के मध्य हमारा जीवन एकांगी होता जा रहा था। हमने कॉलेज में प्रवेश लिया था। भैया ने जिस वर्ष मास कम्युनिकेशन में एमएससी किया, उस समय मैं होटल मैनेजमेंट के प्रथम वर्ष में था। तुम्हें याद होगा, दादी की उसी साल मृत्यु हो गई थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी। बीमारी में उन्होंने कितनी ही बार चाहा था कि हम उनके पास जाएं और बैठें। उन्होंने पापा को भी बहुत याद किया, लेकिन पापा को अपने प्रोग्राम के आगे दादी की सुधि कहाँ रहती थी। दादी की मृत्यु के बाद मुझे वह घर जरा नहीं सुहाता था, क्योंकि तुम्हारी कठोर निगरानी के बावजूद दादी का लुका छिपा स्नेह जो हमें मिलता था, अब हम उससे भी वंचित हो गए थे। आखिर एक दिन मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया।
कम समय में अधिक से अधिक धन कमाने की तृष्णा ने मुझे इतना बेचैन कर दिया था कि मैं अपने सबसे प्रिय भाई और दोस्त को, जिसने जीवन के हर पल में मेरा साथ दिया था, उसको भी भुला बैठा। बैंकॉक आकर मैंने होटल में काम शुरू किया और धीरे धीरे काफ़ी प्रभाव जमा लिया। इस बीच मेरी भेंट एक नाइजीरियन से हुई। उसने अपने कारोबार में मुझे साथी बना लिया। वह होटल की डिशेस का हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण करके उसका साहित्य दूसरे देशों को भेजा करता था। इसमें मेरी भूमिका ही प्रधान थी। मेरे ऊपर धन की वृष्टि होने लगी। तभी मेरे जीवन में लुइस आई। जिस होटल में मैं काम करता था, लुइस वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी। वह अत्यंत संयत, विनम्र और खामोश थी। केवल अपने कार्य से मतलब रखती थी। लोग उसके आसपास मंडराते रहते, लेकिन वह किसी को अपने निकट आने का कोई अवसर नहीं देती थी। उसकी कार्यशैली से मैं धीरे धीरे प्रभावित होता गया, क्योंकि उसमें भारतीयता की एक झलक थी जो मुझे अत्यधिक आकर्षित करती। धीरे धीरे हम एक दूसरे के निकट आते गए और फिर हमने अत्यंत सादगी से विवाह कर लिया। लुइस की माँ भारतीय मूल की थी और पिता मलेशियाई। माँ की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने पर लुइस के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद ही लुइस ने होटल की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। चूंकि लुइस की माँ भारतीय मूल की महिला थी, इसलिए लुइस की विचारधारा में भारतीयता की एक झलक थी। उसके निकट आकर स्नेह, अनुराग, त्याग, संयम और आत्मदर्शन की नई परिभाषाएं मैंने समझी। मेरे भटकते हुए मन को उसने एक ठहराव दिया, नई सोच दी और जीवन मूल्यों के प्रति मेरे मन में आस्था उत्पन्न की। लुइस को मेरा नाइजीरियन सहकर्मी बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मुझसे बार बार उसका साथ छोड़ने को कहती, लेकिन मेरे अंदर कम समय में अधिक से अधिक धनार्जन की प्रवृत्ति ने मुझे धनांत बना दिया था। तनुज के हो जाने के बाद लुइस ने होटल की नौकरी छोड़ दी। वह अपने बेटे को एक पल के लिए अपने से अलग नहीं रखना चाहती थी। तनुज की देखभाल के लिए वह चाहती तो नौकर रख सकती थी, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन वह अपने बच्चे का हर काम स्वयं करना चाहती थी। उसका कहना था कि नौकर उसके बेटे को वह सब कुछ नहीं दे सकता जो वह स्वयं दे सकती है। उसकी यह सोच मुझे अंदर तक हिला देती थी। माँ होने पर भी मातृ विहीनता का दंश हृदय को कैसे सालता है, इसकी कठोर अनुभूति मुझे हो चुकी थी। इसलिए मैंने लुइस से नौकरी करने के लिए कभी आग्रह नहीं किया, बल्कि मैं उसके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गया। लुइस में मुझे भारतीय माँ के वे सारे गुण दिखे जिसके लिए अपना परिवार ही सर्वोपरि होता है। लुइस की माँ ने अपनी बेटी में सुसंस्कारों के बीज बड़ी गहनता से बोए थे। पत्र पढ़ते पढ़ते करुणा को अचानक लगने लगा जैसे उसके पैर कांप रहे हैं और हृदय की धड़कन तेज हो गई है। उसने लॉन की ओर देखा। लुइस अपने बच्चे को लेकर खिलखिला रही थी। वह आगे आगे भाग रहा था और लुइस उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। फिर दोनों ताली बजाकर हंस पड़ते। करुणा अतीत में खो गई। बहुत प्रयास करने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने अपने बेटे नमित और सुमित को कभी इस प्रकार खिलाया हो। एक अनकहे अपराध बोध ने उसके शरीर को कपकपा दिया। वह फिर पत्र में खो गई। लुइस के होटल छोड़ देने के बाद वह नाइजीरियन साथी मेरे ऊपर और मेहरबान हो गया। अब वह होटल की डिशेस की रेसिपीज के कुछ पैक तैयार करने लगा और उन्हें विदेश भी भेजने लगा। इन पैकेटों को हवाई अड्डे तक पहुंचाने का काम उसने मुझे दिया था। बदले में मेरी सुविधाएं और पैसे भी बढ़ा दिए थे। एक दिन बैंकॉक हवाई अड्डे पर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुझे पता चला कि वे पैकेट जिन्हें मैं नाइजीरियन के मित्र को हवाई अड्डे पर देता था, वे कोकीन और हेरोइन के थे। मैंने बैंकॉक पुलिस से इनके प्रति अपनी अनभिज्ञता और शुचिता को सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। किसी ने विश्वास नहीं किया। लुइस के पिता, जो पुलिस विभाग में उच्चाधिकारी हैं, उनसे लुइस ने सारी सच्चाई बताई, जिन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी कुछ करने का प्रयास भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। माँ, मुझे अपने लिए ना कोई दुख है और ना कोई चिंता। मुझे जो कुछ मिला वही मेरी नियति थी। बचपन से मैंने भौतिकता और वैभव को ही ममता और रिश्तों पर हावी होते देखा था। तुमने पाश्चात्य संस्कृति के महासागर में अपनी ममता और वात्सल्य को डुबो दिया, तो पापा ने आधुनिक रंग ढंग और रम की बोतलों में डूबकर हमारी संवेदनशीलता और बालोचित अनुभूतियों को भुला दिया। पापा से तलाक लेकर जब तुमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर हम दोनों भाइयों की मांग की, तो रही सही हमारे परिवार की कांच की वह दीवार भी टूट गई जो आपसी कलह, अहंकार, मनमुटाव के धब्बों को समेटे हुए किसी तरह खड़ी थी। मुझे याद है, हमने ही अदालत में जज साहब के सामने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसलिए नहीं कि पापा से हमें अधिक लगाव था, वरन इसलिए कि तुम्हें पाने से ज्यादा हमें शौर्य और उसके परिवार को खोने का डर कहीं अधिक था। जहां हमने हर रिश्तों की पकड़ और उसकी मिठास की गहन अनुभूति की। तुम्हारी दृष्टि में वह परिवार भले ही दरिद्र था, लेकिन पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की समझ में वह हमारे परिवार से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। यह मैंने बहुत देर में समझा। इसके अतिरिक्त तुमसे कहीं अधिक अपनापन, ममता और निकटता हमें दादी से भी मिली थी, जिनका डर और संकोच से भरा हर व्यवहार स्नेह की चाशनी से भीगा हुआ रहता था। आज अपनी गति देखकर मुझे शौर्य की दादी की सुनाई वह कहानी याद आती है
जिसमें चोरी की सज़ा मिलने पर एक चोर ने अपनी माँ के कान को काट लिया था। उसका कहना था कि मेरी माँ ने यदि बचपन से ही मुझे चोरी करने से मना किया होता तो आज मेरी यह दुर्दशा ना होती। माँ, तुम बुरा मत मानना, सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। मेरा परिणाम तो यह होना ही था। परिवार तो दूर, मुझे अपनी माँ ही कब मिली जो मेरे अंदर मानवोचित मूल्यों का विकास करती। करुणा की आंखें छलछला आईं, आंसू ढुलक कर गालों को भिगोने लगे। लॉन में लुइस की ओर उसने देखा। वह वैसे ही अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। करुणा के मुख से काश निकला। चुपके से आंसू पोंछकर उसने आगे पढ़ा। तुम सोच रही होगी कि तुमसे इतनी नाराज़गी और दूरी के बाद भी मैं लुइस और तनुज को तुम्हारे पास क्यों भेज रहा हूँ। वस्तुतः लुइस से मिलकर तुम भी अच्छी तरह समझ जाओगी कि वह अपने पिता के होते हुए भी भारत तुम्हारे पास क्यों गई। मैं जेल से जब तक छूट कर ना आ जाऊं, लुइस तनुज को ऐसे पारिवारिक वातावरण में पालना चाहती है जहां हर रिश्ता बच्चों के मनोमस्तिष्क में संवेदनशीलता और मानवता के बीच अत्यंत सहजता से बो देता है। वह चाहती है कि तनुज किसी भी विद्यालय में जाने से पहले उन मूल्यों, संस्कारों और रिश्तों की गहराई को आत्मसात कर ले जिसे परिवार के अतिरिक्त कोई विद्यालय नहीं पढ़ा सकता। लुइस एकल परिवारों के दुष्परिणामों को बहुत अच्छी तरह समझती है, इसलिए वह भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और जीवन शैली के प्रति बहुत ही आस्थावान होकर तुम्हारे पास जा रही है। तुम उसके इस भरोसे और विश्वास को तोड़ना नहीं माँ। तुम किन परिस्थितियों में नाना के बड़े घर को छोड़कर वृद्धाश्रम में आ गई हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे अवश्य पता है कि पापा आज भी उसी घर में हैं जहाँ तुम उन्हें छोड़ आई थी। भैया ने उन्हें संभाल लिया है। भैया ने तुम दोनों से कोई प्रतिशोध नहीं लिया। यह शायद शौर्य के परिवार से सहज ही प्राप्त हुए संस्कार के परिणाम स्वरूप है। अपने अहंकार का त्याग करके तुम अपने लिए नहीं तो लुइस और मेरे तनुज के लिए पापा के पास लौट जाओ माँ। परिवार की संकल्पना तुम दोनों में से एक के अभाव में अधूरी रहेगी। करुणा ने देखा सामने से लुइस तनुज का हाथ पकड़े तेजी से बरामदे की ओर चली आ रही थी। आसमान में अचानक बादलों के घिर आने से हल्की फुहारें पड़नी शुरू हो गई थीं। करुणा को लगा मानो उसके अंदर की भावनाएं उमड़ घुमड़ कर आकाश पर छा गई हैं। कपकपाते हुए हाथों से पत्र को थामे हुए वह आगे बढ़ने लगी। बाबा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों के बीच में रहकर मेरा तनुज एक सुसंस्कृत भारतीय बन सकेगा जो मैं ना बन सका। आज की दुनिया में बुद्धिमान बनने के बहुत से संसाधन हैं, लेकिन सही अर्थों में शिक्षित, विवेकशील और नैतिक बनने का एकमात्र साधन परिवार ही है, जिसमें दादा दादी की कहानियाँ, माता पिता की नसीहतें, भाई बहनों की सहकारिता और आपसी सूझबूझ है। मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा माँ, बल्कि ये मेरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है और मैंने जो खोया है उससे उपजा मेरा ये ज्ञान है। मैं जेल से छूटकर कब तक आऊँगा, आ भी सकूँगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी पत्नी और बेटा एक परिवार की छत्र छाया में है। यह आत्मिक संतोष मेरे दंड भोग की कटुता और गहनता को कम अवश्य कर देगा। क्षमा करना माँ, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे मूल का सूद तुम्हें वापस कर रहा हूँ। इसे स्वीकार कर लेना। मुझे निराश मत करना माँ। तुम्हारा अभागा बेटा सुमित। पत्र पढ़कर करुणा दबे स्वरों में सिसक उठी। लुइस और तनुज उसके पास खड़े थे। लुइस ने बहुत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ रखा तो उसने तनुज को गोद में उठा लिया और हृदय से लगाकर रो पड़ी। पागलों की तरह वह तनुज को चूम रही थी, मानो वह उसका सुमित हो। वह बुदबुदा उठी, तुझे घर अवश्य दूंगी मेरे बच्चे, अब की बार भूल नहीं करूंगी। फिर लुइस की ओर मुड़कर उसने कहा, बेटी जल्दी कर, बारिश रुकते ही हमें यहाँ से अपने घर के लिए निकलना है।